नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, इसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम अब हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, 1 mm व्यास के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र है। यानी क्या कह रहा है कि कोई चालक है जिसका व्यास है 1 mm, यानी ये जो व्यास है ये है 1 mm, यानी जो ये व्यास है ये 1 mm है। इसका कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होगा? तो कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया यानी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अभी ये डी बराबर क्या है, यानी डी बराबर है 1 mm, तो आर बराबर हो जाएगा 0.5 mm। तो क्या हो जाएगा पाई, यानी पाई का मान कितना 3.14 इंटू आर का मान कितना है 0.5 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये हो रहा है 0.785 mm स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.785 mm स्क्वायर इसका जो कटाक्ष क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो होगा। तो राइट आंसर हो गया 0.785। किसमें? सी ऑप्शन में देखो 0.78 mm स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है वह है। यानी वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब इन ऑप्शनों में देखो, हाइड्रोमीटर ये अपेक्षित घनत्व मापने के लिए काम में लिया जाता है। पायरोमीटर ये उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, टेकोमीटर गति मापने के लिए आरपीएम में, मल्टीमीटर इसके द्वारा यानी एम्पियर वोल्टेज और ओम की मापन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइग्रोमीटर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है? यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण कौन सा है? रेफ्रिजरेटर नहीं, वॉशिंग मशीन ये भी नहीं होगा, यानी इसमें तो मोटर लगी हुई चुंबकीय प्रभाव पर आ रहे हैं ये तो। डिश वाटर ये भी नहीं। टोस्टर होता है, इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है और ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर ही काम करता है। एयर कंडीशनर ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया डी, टोस्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रित भाग कौन सा होता है? यानी ऑटोमेटिक जो प्रेस है जो तापमान को नियंत्रित करती है ऑटोमेटिक है, इस प्रेस में जो ताप नियंत्रक युक्ति होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं किस प्रकार लगी होती है? ये हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगा होता है, यानी थर्मोस्टेट हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप नियंत्रित भाग को हम थर्मोस्टेट कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी किससे अधिक, यानी एमसीबी किससे अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है? यानी इनमें से किससे ज्यादा भरोसेमंद होती है एमसीबी? ऑप्शन देखो, स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, पावर सॉकेट्स। यानी एमसीबी है, इनमें से किससे अधिक तो भरोसेमंद होती है, यानी विश्वासदायी होती है? तो राइट आंसर हो गया स्विचों से अधिक भरोसेमंद होती है। तो राइट आंसर हो गया ए, स्विच। अगला क्वेश्चन है, किसी 250 वोल्ट डीसी मशीन में शंट प्रतिरोध 500 ओम प्राप्त होता है, शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? कोई डीसी मशीन है और कौन सी? डीसी शंट मशीन है। तो शंट मशीन किस प्रकार से होगी? मान लो ये आर्मेचर और ये शंट फील्ड वाइंडिंग, तो ये होगी डीसी शंट मशीन। अब ये कह रहा है कि 250 वोल्ट, यहाँ 250 वोल्ट डीसी दे रहे हैं या ले रहे हैं जो भी है, और शंट प्रतिरोध है 500 ओम, ये है 500 ओम। तो बताइए शंट फील्ड करंट इसका मान, आई का मान क्या होगा? इसे हम ISH कह सकते हैं। शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा? तो देखो ISH बराबर होता है VSH अपॉन
RSH, यानी शंट के अक्रॉस वोल्टेज बटा शंट का प्रतिरोध। शंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 250 है, तो यहाँ पर भी 250 होगा, तो 250 बटा RSH। R का मान कितना है 500, तो 500 तो कितना हो जाएगा, यानी 25 में 50 0.5, तो 0.5 एम्पियर की धारा लेगी। तो राइट आंसर होगा कि शंट फील्ड करंट का मान क्या हो जाएगा, ये इसमें से प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर होगा। तो किसमें, डी ऑप्शन में देखो तो राइट आंसर हो गया डी 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होती है तब इसे क्या कहते हैं। यानी सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता यानी शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी वो किस प्रकार से बढ़ाते हैं शक्ति गुणांक को, यानी इसकी जो चाल है वो इसकी जो अति उत्तेजित करके हम शक्ति गुणांक को सुधार सकते हैं। तो उत्तेजना से अधिक के साथ बिना किसी भार पर संचालित करके हम कर सकते हैं। तो ऑप्शनों में देखो, पहले क्या, उत्तेजना से नीचे नहीं, उत्तेजना से अधिक, यानी बी ऑप्शन में देखो उत्तेजना से अधिक के साथ बिना किसी भार पर संचालित करना चाहिए, सही है। भार के साथ संचालित, कैपेसिटर बैंक के साथ कनेक्ट करना, उच्चतम इनपुट वोल्टेज के साथ संचालित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया बी, यानी सिंक्रोनस मोटर को शक्ति गुणांक को हम यानी बढ़ाना है, उच्चतम करना है, तो यानी जो अग्रगामी की तरफ करना है, यानी पश्चगामी है तो उसको सुधार के इकाई तक लाना है, तो अति उत्तेजना के साथ इसको प्रचालित करेंगे। तो राइट आंसर हो गया बी, उत्तेजना अन्य उत्तेजना से अधिक के साथ बिना किसी भार पर संचालित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च होता है, यानी अच्छे चालक का गुण क्या है, यानी अच्छे चालक में क्या उच्च होना चाहिए, ये पूछ रहा है। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, नहीं। सुचालकता उच्च होनी चाहिए, सही है, यानी उसकी चालकता उच्च होनी चाहिए। धारिता उच्च होनी चाहिए, नहीं। विद्युत सुचालकता और विद्युत व उसमें सुचालकता, तो राइट आंसर क्या हो गए, यानी सभी अच्छे चालकों में इसकी सुचालकता अच्छी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मशीनों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी मशीन में जो स्थितिज इलेक्ट्रिसिटी है इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन देखो, फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना, यानी उसको ग्राउंड करके इसमें स्थितिज विभव है उसको हटा सकते हैं, सही है। मशीन को इंसुलेटेड करना, नहीं। घर्षण को हटाना, नहीं, यानी घर्षण के कारण तो उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें घर्षण तो होता ही रहता है थोड़ा बहुत। और आसपास की हवा को नम करना, आसपास की जगह को साफ करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा कि फ्रेम वर्क को ग्राउंड करना, यानी फ्रेम को ग्राउंड करके इसमें स्थितिज विभव है उसको हम हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न होता है, यानी स्टैटिक विद्युत है वो किस से उत्पन्न होता है। ऑप्शन देखो, घर्षण के कारण, सही है। प्रतिरोध के कारण, नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के कारण, नहीं। धारिता के कारण, नहीं। बी और सी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो गया ए, घर्षण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी इनमें से किस में तापीय प्रभाव का, यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम नहीं करता है, इसके अलावा काम करते हैं। गीजर है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस ये भी करता है। वैक्यूम क्लीनर ये नहीं करता है, यानी उसमें मोटर लगी हुई होती है तो वो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। इमर्शन हीटर ये भी करता है, फिलामेंट ये भी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक पदार्थ में बदल दिया जाता है तो क्या होगा, यानी एक कैपेसिटर के अंदर जो पैरावैद्युतिक है इसको हम चालक बना दें तो क्या होगा। ऑप्शन देखो, एडी करंट की वजह से कैपेसिटर गर्म हो जाता है, नहीं। प्लेटों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सही है। कैपेसिटर अनंत चार्ज जमा कर सकता, नहीं। कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं। धारिता बहुत अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्लेटों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दोलक क्या है, यानी ओसिलेटर क्या है, यानी दोलक क्या होता है, ओसिलेशन करने के लिए, यानी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, उच्च आवृत्ति जनरेट करने के लिए ओसिलेटर का प्रयोग करते हैं।
तो ये एक जनरेटर होता नहीं, ये एक रेक्टिफायर होता नहीं, ये एक ट्रांजिस्टर होता नहीं, ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर होता है, सही है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया वाला एक एम्पलीफायर होता नहीं, तो यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एम्पलीफायर होता है जो इच्छा अनुसार हम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो आवर्ती सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर यानी उच्च आवृत्ति पर ऑडियो सिग्नल को मिक्स करना या सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी मॉड्यूलेशन क्या होता है कि सिग्नल वेव होता है उसकी आवृत्ति कम होती है, जैसे कि इसमें कह रहा है कि ऑडियो वेव, अब ऑडियो वेव की आवृत्ति कम होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। अब इसे अंतरिक्ष में हम जो प्रक्षेप करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो ये अव्यवहारिक हो जाता है, यानी ये ज्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाती है। अतः सिग्नल वेव को कैरियर वेव पर चढ़ाकर अंतरिक्ष में प्रसारित करने की प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी सिग्नल वेव को कैरियर वेव पर चढ़ाने की क्रिया होती है, इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यही पूछा है कि हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर ऑडियो वेव यानी ऑडियो वेव हो गया सिग्नल वेव को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया हमें मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया मॉड्यूलेशन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एक किससे संचालित डिवाइस है? वोल्टेज से, करंट से, तापमान से, या ए या बी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, करंट से संचालित डिवाइस है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के निम्न क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। यानी ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के निम्न क्षेत्र में से एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। देखो ऑप्शन देखो, सक्रिय क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, कट ऑफ क्षेत्र, बैरियर क्षेत्र, ये सभी। तो राइट आंसर हो गया ए, सक्रिय क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। एक ट्रांजिस्टर में आई के मान की गणना करें, यानी एमीटर करंट का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बीटा का मान 50 है। क्या कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर है जिसमें एमीटर करंट का मान ज्ञात कीजिए, आई का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए यदि बीटा का मान 50 है, बीटा बराबर है 50 और आई बी बेस करंट आई बी बराबर है 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर। तो आई का मान ज्ञात कीजिए, यानी एमीटर करंट का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो देखो ट्रांजिस्टर के अंदर आई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। अब आई बी तो दे रखा है, आई सी नहीं दे रखा है, तो एक इससे हम बीटा से निकाल सकते हैं कि बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर होता है आई सी बट्टा आई बी, आई सी बट्टा आई सी बटा आई बी, यानी बीटा बराबर क्या होता है? आई सी बटा आई बी। अब देखो आई सी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? कलेक्टर करंट, यानी आई सी बराबर हो जाएगा बीटा बटा इंटू आई बी, यानी ये इधर आ जाएगा, तो बीटा इंटू बेस करंट। बीटा का मान क्या है? 50, आई बी का मान क्या है? 20 माइक्रो एम्पियर, यानी 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा? 20 200 हजार माइक्रो एम्पियर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? आई सी का मान कितना हो जाएगा? 1000 माइक्रो एम्पियर। अब आई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? आई सी का मान कितना है? 1000 माइक्रो एम्पियर प्लस आई बी का मान कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर। तो कितना हो गया? 1020 माइक्रो एम्पियर। इसमें मिली एम्पियर में दे रखा है, तो मिली एम्पियर में क्या हो जाएगा? ये 3 बिंदु इधर आ जाएगा, तो 1.020 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई का मान हो जाएगा 1.02 मिली एम्पियर। किस में है? 1.02, ए ऑप्शन में देखो 1.02 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया ए, 1.02 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है,
इंटरपोल का काम होता है, यानी इनमें से इंटरपोल का कार्य क्या है? ऑप्शन देखो, मोटर की रफ्तार को बढ़ाना नहीं, काउंटर ईएमएफ को बढ़ाना नहीं, मुख्य फील्ड की शक्ति को कम करना नहीं, कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम करना सही है, हानि को कम करना नहीं। यानी इंटरपोल क्यों लगाए जाते हैं? इंटरपोल होते हैं मुख्य पोल के मध्य और आर्मेचर के घुमाव की दिशा में आगे आने वाली ध्रुवता के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है और इसका संयोजन आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है स्पार्किंग को कम करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर में स्पार्किंग कम करना, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला करंट का मान कैसे निकाला जाता है? यानी डीसी मोटर में आर्मेचर द्वारा धारा जो ली जाती है इसका मान हम कैसे निकालेंगे, यानी आर्मेचर करंट का मान कैसे निकालेंगे डीसी मोटर के अंदर? तो देखो, डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर करंट, मान लो कोई डीसी मोटर है, इसके अंदर एक शंट मोटर का उदाहरण ले लेते हैं। मान लो ये शंट मोटर है, इसमें से आर्मेचर में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यहाँ जो हम लगाते हैं वो ई, इसमें से प्रवाहित होगा वो आई ए। तो देखो, आर्मेचर करंट आई ए बराबर होता है वी अपॉन आर। तो वी कौन सा? वी ए अपॉन आर ए। आई ए बराबर होता है वी ए अपॉन आर ए। अब यहाँ वी ए क्या होगा? वी ए क्या होगा? इसके अंदर जो कोयलों में खपत वोल्टेज है वो होगा वी ए। तो वी ए बराबर होता है, यानी इसके अंदर जो खपत होगा वी ए वो होगा, जो लगा रहे हैं इनमें से कुछ वोल्टेज इसमें विरोधी विद्युत वाहक बल के रूप में पैदा हो जाएंगे, जो दोनों का अंतर होगा वो होगा वी ए। तो वी ए बराबर होगा वी माइनस ई बी। तो यहाँ वी ए के स्थान पर हम वी माइनस ई बी रख सकते हैं। तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा? आई ए बराबर वी माइनस ई बी बट्टा आर ए। आई ए बराबर वी माइनस ई बी बट्टा आर ए। तो ये ऑप्शन किस में है? देखो, v माइनस ई बी बट्टा आर ए ऑप्शन में देखो। तो राइट आंसर हो गया ए, v माइनस ई बी बट्टा आर ए। तो ये राइट आंसर हो गया ए, डीसी मोटर के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर जिसमें श्रेणी और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है, वह है, यानी वह कौन सी मोटर होगी जिसमें सीरीज और शंट दोनों ही मोटरों के भार अभिलक्षण है? तो गति और भार के लक्षण है, तो वह कौन सी होगी? यानी सीरीज और शंट दोनों है तो यौगिक होगी। अब इन दोनों यौगिक में कौन सी होगी? इन दोनों के हैं तो वह होगी संचयी यौगिक, यानी संचयी यौगिक। तो कौन सी होगी? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी संचयी यौगिक मोटर। किस ऑप्शन में है? देखो, ए ऑप्शन में देखो, संचयी यौगिक मोटर। तो राइट आंसर हो गया ए, संचयी यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने का सबसे सटीक तरीके में प्रयोग किया जाता है, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने का सबसे किसके द्वारा जांच की जाती है? ऑप्शन देखो, मेगोमीटर, यानी मेगर सही है, मल्टीमीटर नहीं, ओममीटर नहीं, टेकोमीटर नहीं, वाट मीटर नहीं। क्योंकि मल्टीमीटर के द्वारा तो हम वोल्टता, धारा और प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं केवल ओम में, यानी किलोमेरिन में। ओममीटर के द्वारा केवल प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं, टेकोमीटर के द्वारा गति का मापन कर सकते हैं आरपीएम में, वाट मीटर के द्वारा शक्ति का मापन कर सकते हैं। तो मेगामीटर का ऐसे क्या हो गया, यानी जो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापते हैं वो हो गया मेगर या मेगामीटर। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का क्या कार्य है? यानी एक शेडेड पोल मोटर है, इसमें शेडेड रिंग या कॉइल लगाने का उद्देश्य क्या है? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। अब ऑप्शन देखो, घूर्णन से होने वाली हानि को कम करना नहीं, घर्षण से होने वाली हानि को कम करना नहीं, आवर्ती चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना, यानी आवर्ती को मतलब ऐसे क्या हो गया, परिवर्तनशील चुंबक, यानी जो आवर्ती के अनुरूप या परिवर्तनशील चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना सही है, आवर्ती चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। आर्मेचर रिएक्शन को कम करना नहीं, रफ कम्यूटेशन को कम करना नहीं। तो राइट आंसर हो गया सी, आवर्ती चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है, किसी धारा परिणामीतर के सिंगल टर्न प्राइमरी के टर्न का अनुपात 10:1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट क्या होगा? ये कह रहा है कोई धारा ट्रांसफॉर्मर है जिसका धारा का गुणांक 10:1 है, यानी प्राइमरी में 10 एम्पियर है तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर है।
यदि सेकेंडरी में 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 एम्पियर, यानी 10:1 है, सेकेंडरी में 2 है तो प्राइमरी में कितना होगा 20 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो गया 20 एम्पियर। किस में है डी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया डी 20 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन प्रकार ऊर्जा मीटर में धारा कॉइल और प्रेशर कॉइल के संयोजन क्रम से जोड़े जाते हैं। यानी एक प्रेरण प्रकार का या इंडक्शन प्रकार का ऊर्जा मीटर है, इसमें धारा कॉइल यानी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल इनके संयोजन पूछ रहा है। तो करंट कॉइल है वो तो होगी बार के साथ श्रेणी क्रम में, और जो प्रेशर कॉइल है वो होगी बार के साथ समांतर क्रम में। यानी मान लो ये है करंट कॉइल सीसी, ये तो होगी जो भी मान लो ये लोड लगा रखा है, अब हमने ये मान लो लोड है तो इस लोड के साथ श्रेणी क्रम में, और जो प्रेशर कॉइल होगी वो होगी ये है पीसी, ये होगी बार के साथ समांतर क्रम में। अब ऑप्शन देखो क्रम से, यानी पहले जो दे रखा है वो धारा कॉइल के बारे में होगा, बाद में दे रखा है वो प्रेशर कॉइल के बारे में होगा। बार के समांतर में, यानी ये कह रहा है कि करंट कॉइल बार के समांतर में होगी, नहीं। सप्लाई के समांतर क्रम में, ये भी नहीं होगा, यानी धारा कॉइल। अगला सी देखो, धारा कॉइल बार के श्रेणी में, सही है, और सप्लाई के समांतर में। दूसरा कौन सा हो गया प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल किसके है सप्लाई के समांतर क्रम में, सप्लाई का हो या बार के समांतर करो एक ही बात है। तो राइट आंसर सी सही होगा। अगला देखो बार के श्रेणी में, यानी धारा कॉइल के बारे में तो कह रहा है बार के श्रेणी में, ये तो सही है, और सप्लाई के श्रेणी में, और प्रेशर कॉइल को भी सप्लाई के श्रेणी में कह रहा है, गलत है ये, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी बार के श्रेणी में, यानी धारा कॉइल होगी वो बार के श्रेणी में, और प्रेशर कॉइल होगी वो सप्लाई के समांतर क्रम में। यानी यहाँ जो हम सप्लाई लगा रहे हैं मान लो फेज और न्यूट्रल है तो इसके समांतर में कह सकते हैं, या लोड के भी समांतर में कह सकते हैं, एक ही बात है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर किस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वीआर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, विद्युतीय मैकेनिकल प्रकार का है, तो इस किस में प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, सिंक्रोनस मशीन में, ये सभी तो जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी जनरेटर। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।